हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगेड़, आपका केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी आपके लिए 12th क्लास के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। जैसे इसका पहला लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट पहला लेक्चर है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। अब इसी के साथ अपन क्या कर रहे हैं, एक दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी अपन साथ साथ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले कौन सा चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। तो रेगुलर बेसिस पर ये चैप्टर्स अपलोड होंगे और आप इनको अच्छे से देखें, समझें। इसके साथ साथ अल्टरनेटिव डे पे 11th क्लास का पीरियोडिक टेबल भी मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर वो किसी को रिवीजन करना हो या पहली बार पढ़ना हो तो आप 11th क्लास का भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, YouTube चैनल के अंदर आप एक प्लेलिस्ट देखो। प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 11 पीरियोडिक टेबल, क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसकी पूरी स्टडी करनी होती है ना। अब ये तो है नहीं सीधे केमिकल रिएक्शन लिख दिया काम हो गया। पूरी स्टडी कैसे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ गया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और इस तरीके से रिएक्शन के हर एक पार्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सबसे पहले मैंने यही कहा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो इसको एक्सप्लेन कौन करता है, इसको एक्सप्लेन करता है थर्मोडायनेमिक्स, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो किसी भी रिएक्शन का होना या नहीं होना, ठीक है। जैसे आपके पास कोई फिजिकल केमिस्ट्री में अगर अपन बात करेंगे, सबसे पहले कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसके बारे में बोल दिया कि वो होगी या फिर नहीं होगी। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर आपने पढ़ा है तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब बात करें रिएक्शन, तो मान लीजिए अब हो गई, मैंने ये मान लिया है कि हो गई, रिएक्शन होगी तो कितनी हुई है ना, कितना परसेंट कंप्लीट हुई, 10% कंप्लीट हुई, 20% कंप्लीट हुई, 80% कंप्लीट हुई। तो किसी भी रिएक्शन का पूर्ण होना, कंप्लीट होना, ये बताइए कौन से चैप्टर में आपने डिस्कस किया था, याद आया, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। तो ये अपन ने डिस्कस किया था कहां पर, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य में अपन ने डिस्कस किया था। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट, कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी, मान लीजिए 20% हुई, 80% हुई। अब उसको उतना कंप्लीट होने के लिए टाइम कितना लगा। अब ये भी तो क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन है तो कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए सीक्वेंस से, पहले ये स्टडी कर ली, ये स्टडी कर ली। और आपको पता ही है जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो कौन सी चैप्टर में बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स में। इसलिए अपन किसी भी रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए या इवन फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए पहले कौन सा चैप्टर समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अपना जैसा कि मैंने क्वेश्चन बोला है कि 10%, 20% या जितनी भी कंप्लीट हुई है, अब वो कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, टाइम टू कंप्लीट, उस रिएक्शन को पूर्ण होने के लिए कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन सा चैप्टर हेल्प करेगा अपनी, कौन सा टॉपिक बताएगा, तो वो बताएगा आपका कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा बताएगा बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, उस रिएक्शन के बारे में बताएगा कि वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है। अब बेटा जैसे कि आपको पता टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, स्पीड, ठीक है ना। देखो टाइम बताना है कितना कंप्लीट हो, तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पीड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यही चैप्टर के नाम में दिया गया रासायनिक बल गतिकी। गतिकी मतलब मूवमेंट की स्पीड से होगा, ठीक है। तो ये यहां पर अपन चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई कि इस चैप्टर का बेसिकली मीन क्या है, मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीट होना नहीं होना, थर्मोडायनेमिक्स, कितने परसेंट कंप्लीट होना, केमिकल इक्विलिब्रियम, कैसे हुआ था, ये बेटा ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। इसके बाद में 11th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई, तब और अपन अच्छे से चेक करेंगे। नेक्स्ट है टाइम टू कंप्लीट। तो टाइम टू कंप्लीट के लिए कौन सा चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल
काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में अपन डिस्कस ये तो करने वाले हैं टाइम से रिलेटेड, और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसके अंदर ये चैप्टर डील करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, दिस चैप्टर मेनली डील्स विद, ये आप साथ में लिखोगे ताकि बहुत अच्छे आपके नोट्स तैयार हो जाए। पहले स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करेंगे। सेकंड, अगर स्पीड आ गया तो बेटा इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। आप बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है एक तो आ गया आपका टेम्परेचर आ गया, और जैसे कैटालिस्ट अगर डालेंगे तो कितनी स्पीड से हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, कितना कम, या फिर आराम से वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इन पॉइंट्स को भी अपन बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में अपन जब ये टॉपिक आएगा तभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेनली अपने इस चैप्टर में क्या रहेगा, स्पीड, उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स, उसके बाद उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो इन सब पॉइंट्स को अपन इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब इसके साथ में इस चैप्टर में अपन थोड़ा आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। उन टर्मिनोलॉजीज को अपने को समझना पड़ेगा, और इस बात को अपने माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लें कि जितने भी ये टर्म्स हैं इनको आप अच्छे से माइंड में घुसा लें। इनके अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले। तो अपना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे, दो तीन टाइप से क्लासिफिकेशन होगा। सबसे पहले है मेरे पास कौन सा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ये जो अपनी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है, तो इसको अपन अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे इसकी स्पीड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो स्पीड से रिलेटेड बात करूं तो इसको तीन पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। एक तो कौन सी, वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो रही है, सेकंड वो रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रही है, और थर्ड वो रिएक्शन जो मॉडरेट है। अभिक्रिया की बात करें तो काफी तीव्र गति की अभिक्रिया है, धीमी अभिक्रिया है, और मध्यम क्रम की अभिक्रिया है। ठीक है, ये बात हो गई। तो रिएक्शन की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग इसको तीन पार्ट के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। फास्ट का मतलब क्या है, जो बहुत ही जल्दी हो जाए, आपने सब्सटेंस डाले और रिएक्शन आपकी फिनिश्ड। स्लो का मतलब क्या है, स्लो का मतलब है जो रिएक्शन कंप्लीट होने में कई महीने लगा दे, साल लगा दे। ठीक है, और नेक्स्ट है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक टाइम में, कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट के अंदर अपन ने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फास्ट रिएक्शन, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। एग्जांपल की बात करूं कोई भी फास्ट रिएक्शन, तो यहां पर अपन लेंगे क्या, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। जैसे ही उनको मिक्सअप किया जाता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो तैयार हो जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। स्लो की बात करें तो इसका आप एग्जांपल 11th में, 10th में, 9th में पढ़ चुके हो क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो एमजेस इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, अगर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा लॉजिकल तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, और फिजिकल केमिस्ट्री है इसकी कंपेरेटिव बहुत आसान है। डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली अच्छे से समझना है। अगर इस बात को समझ गए, अब ये नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री तो केवल फॉर्मूला लगाओ आंसर कैलकुलेट करो, नहीं बेटा, उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस है, जो लॉजिक्स है, उनको आप पहले माइंड में घुसा लें। अगर ये सब आपने कर लिया तो फॉर्मूला अप्लाई करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये इजी तो बेटा फिजिक्स भी सिमिलर यही है। फिजिक्स केवल फॉर्मूला नहीं है, उसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट्स और लॉजिक्स है। उन बातों को अगर आप समझे तभी फिजिक्स इजी होगी। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सर फिजिक्स थोड़ी हार्ड लग रही है। अरे हार्ड तो लगेगी, माइंड में डालिया, फॉर्मूला लगाना, आंसर कैलकुलेट करना है। 10 में से बेटा 2 या 3 के अंदर फॉर्मूला लगेगा,
और बाकी में अप्लाई करने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए। तो बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक आइडिया नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट के डीप में नहीं जाओगे, तब तक बेटा वो चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो अपने को काइनेटिक्स करना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है, तो फास्ट, एसिड बेस, स्लो, रस्टिंग ऑफ आयल। मतलब रस्टिंग ऑफ आयल में क्या है, टाइम लग जाता है अच्छा खासा। अगर मॉडरेट की बात करूं, कुछ रिएक्शंस है, जैसे H2O2 है, कुछ मिनटों में डिकम्पोज हो गया किसमें, H2O प्लस O2, ठीक है ना, H2O प्लस हाफ O2। इसी तरीके से जैसे PCl5 है, कुछ टाइम के अंदर ब्रेक हो गया किसमें, PCl3 प्लस Cl। ठीक है, अब यहां पर एक बात आपको समझने की बहुत जरूरी है बेटा, इसमें क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं पूछेगा कौन सी फास्ट रिएक्शन है कौन सी स्लो रिएक्शन। बिल्कुल आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उनको समझना है, मतलब थीम क्या है उनकी। अब मैं ये कहूं कि स्लो रिएक्शन सबके लिए स्लो होगी क्या, नहीं, ये बेटा मैन टू मैन वेरी करती है, ये भी मैन टू मैन वेरी करती है। मतलब एक तो बहुत एग्जांपल समझो, जैसे आपने असाफा पावेल या उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, वो कितने सुपर स्पीड के 10 सेकंड 9.5 सेकंड में 100 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये भी रिएक्शन क्या बहुत फास्ट है, मैन टू मैन वेरी करवानी है, ठीक है। अब मैं स्लो का एग्जांपल बताता हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप कहोगे अरे बहुत टाइम में होती है, सालों में हो जाती है, तो क्या बहुत स्लो है। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने पुल का निर्माण किया है, ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो ब्रिज बनाया है, उसमें क्या होता है, जंग जनरली 60-70 साल में लगती है। अब मान लीजिए किसी पुल के अंदर 20 साल में जंग लग गई, और आप उस आदमी से जाके पूछो जिसने बनाया कि भैया कितने टाइम में जंग लगी, वो कहेगा यार इस बार तो बहुत जल्दी लगी। जल्दी क्यों, क्योंकि वो उसके रेस्पेक्ट में बहुत फास्ट है। जनरली जो इतनी काफी साल लगती है, उसके कंपैरिजन में 20 साल में लग गई, अपने लिए तो वो टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो उसके रेस्पेक्ट में बहुत फास्ट हो गए। अब बात करते हैं, ये इनका बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया। ये जो तीनों रिएक्शन है, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट, इसमें बेटा जनरली जो अपनी स्टडी का पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, मॉडरेट रिएक्शन। इसकी अपन स्टडी करते हैं। इन दोनों की स्टडी करना आसान नहीं है। रीजन देखिए, फास्ट की बात करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, उसमें अपने क्या किया, रिएक्शन स्टार्ट की, ऑब्जर्वेशन लाना स्टार्ट किया। जैसे ऑब्जर्वेशन लिया, इतने में तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्रॉब्लम हो गई। मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन लिया, उसे रिएक्टेंट के बारे में स्टडी की, जैसे मिक्सअप किया, प्रोडक्ट ही बन गया। नहीं तो आपको ये पता चला कि उसके रिएक्शन के मिड में क्या हुआ, नहीं पता चला कि एंड से जस्ट पहले क्या हुआ, तो ये रिएक्शन स्टडी करना बहुत मुश्किल है। अब बात करेंगे स्लो। ये तो स्लोली हो गया, है ना। कैसे, मान लीजिए कई साल लग रही है, 20 साल 50 साल 100 साल, आपने रिएक्शन स्टार्ट की, रिएक्टेंट की स्टडी की, और बाद में पता चला रिएक्शन तो 20 साल बाद में कंप्लीट हो रही है, तो क्या उसके प्रोडक्ट के लिए 20 साल का वेट करोगे, तो है ना प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपने स्टार्ट की, अब आप तो मर गए उसके अंदर, इतने टाइम में हुई, किसी ने मतलब 60 साल की एज में किया, 40 साल में कंप्लीट हुए, तो आपकी तो नेक्स्ट जनरेशन वो स्टडी करेगी। तो इस तरीके से स्लो रिएक्शन को स्टडी करना आसान नहीं है। आई बात भेजे में, तो स्टडी करेंगे अपन किसकी, मॉडरेट रिएक्शन। अब देखिए, तो अपने बेसिक क्लासिफिकेशन सीख लिया है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट आता है रेट, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की कितनी स्पीड से हो रही है, तो कितनी स्पीड से होने को अपन क्या डील करते हैं, किस तरीके से, रेट वर्ड से डील करते हैं। तो इस चैप्टर में अपन कुछ टाइप के रेट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर होगा अपना टॉपिक वेरियस टाइप ऑफ रेट। कुछ अलग अलग टाइप की रेट का अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे सिंपल जो डेफिनेशन, जो रियल डेफिनेशन है रेट की, वो देखिए। रेट का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम टेकन। किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो मोल्स होते हैं, वो कितने टाइम के अंदर चेंज होते हैं, और जितना टाइम उसको लगा है, तो वही क्या होती है उस रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट। स्पीड वर्ड यहां पर सही नहीं होगा समझने के लिए, ठीक है, लेकिन सही वर्ड यहां पर क्या यूज करना है, रेट। तो यहां पर अब अगर इसकी अपन यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या, मोल। तो क्या डील करेंगे, मोल पर टाइम।
यहां पर जो बेटा टाइम है वो अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। इट मे बी सेकंड, इट मे बी मिनट्स और इट मे बी आवर्स। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोगे। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था क्या, कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम। एकदम सही पढ़ा आपने, अपन वहां पर भी जस्ट मूव करने वाले हैं, बट दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेट। ठीक है, अब आपको पता है कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो बेटा एक कंटेनर के अंदर होगी और कंटेनर का क्या होगा, वॉल्यूम, और कंटेनर का वॉल्यूम है और अपन जिस रिएक्शन के लिए डील कर रहे हैं उस कंटेनर का अगर वॉल्यूम क्या है, फिक्स। ठीक है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है ना, उस रिएक्शन के लिए अगर वॉल्यूम दी हुई है वो क्या है, कांस्टेंट, तो अपन क्या करेंगे, मोल को है उस वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपकी रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, टाइम टेक। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, टाइम टेक, कितना टाइम उसको लगा है। अब इसको आगे डील करते हैं, मोल पर वॉल्यूम कितना होता है बेटा, किया है मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म 11th में करवाया था आपको, मैंने तो नहीं करवाया, लेकिन आपको पता है चेंज इन मोलैरिटी कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, चेंज इन मोल विद वॉल्यूम। तो ये आपके पास मोल है, W/mm इंटू 1000/V, और ये आपके पास क्या वॉल्यूम लीटर में दिया हो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन। तो रेट क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, मोल पर वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेकन। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर पर टाइम, तो ये हो जाएगी बेटा आपकी यूनिट। यूनिट का बेटा हमेशा चाहे फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार यूनिट्स ऐसा एक फैक्टर है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करवा देती है बिना उसको सोल्व किए। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको यूनिट का बहुत ही खास ध्यान रखना है। तो ये आ गई रेट। मेनली जो इस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसी रेट का डिस्कस करने वाले हैं, इसका चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेक। अब अगर एक और बात बता देते हैं यहां पर, अगर गैस ली हुई है, फॉर गैस, और गैस ली हुई है तो आपको पता है गैस का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन पता है क्या, PV = nRT, प्रेशर के साथ में। तो यहां पर रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू चेंज इन प्रेशर टाइम टेकन, और इसकी बेटा यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट आपको पता ही है, प्रेशर है तो ATM भी कंसीडर कर सकते हैं और पास्कल भी कंसीडर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, क्या उसमें यूनिट्स ली गई, पास्कल ATM जो भी आपको सही लगे वो उसके अकॉर्डिंग यूनिट कन्वर्जन आप कर लो। अब प्रेशर का कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन अपन किससे डील करते हैं, आपको पता है PV = nRT आइडियल गैस के। तो यहां पर आपको पता है क्या कर देंगे, P = N/V/RT और P = CRT। ये यहां पर आपकी क्या आ गई, कंसंट्रेशन, N/V अभी बात की। तो इस तरीके से प्रेशर का कंसंट्रेशन के साथ आप रिलेशन निकाल सकते हो। और अब अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे के चैप्टर में मूव करेंगे। देखिए अपन ने रेट का बेसिक फॉर्मूला देख लिया, क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। मतलब आपको पता है रेट के अंदर क्या होता है, किसी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, जो रिएक्टेंट होता है उसकी क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज होती है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। तो बात ये आगे कि इंक्रीज और डिक्रीज होने के अकॉर्डिंग क्या रेट नेगेटिव होती है क्या, नहीं। एक बात हमेशा माइंड में ध्यान रखना, रेट कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती है रेट। अब इसको अपन अच्छे से समझने के लिए अपन आगे क्या करेंगे, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर जो रेट होती है उसको दो पार्ट के अंदर अपन डिवाइड करेंगे। कौन से पार्ट, एक तो होती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होगा,
इसको शॉर्टकट में ROD बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और यहां पर बात करेंगे सेकंड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, R ऑफ। अब कोई भी रिएक्शन होती है बेटा उसके अंदर आपको पता है, जैसे एक रिएक्शन अगर मैं लूं A से क्या हो रहा है 3B + 2C, यहां पर आपको पता है टाइम के साथ A की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इन्हीं की कंसंट्रेशन की रेट को समझाने के लिए जो A की रेट है उसको क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और इनको क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो इसका मतलब क्या है, रेट को नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, डिसअपियरेंस का मतलब क्या होगा, रेट कम होती जा रही है, ठीक है, उसकी रेट क्या, उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इसके लिए रेट को नेगेटिव या पॉजिटिव यहां पर नहीं कहा जाता है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, A से क्या हो रहा है 3B + 2C हो रहा है। अब देखिए इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो ए की जो रेट है वो डिसअपियर हो रही है, तो वो किस स्पीड से होगी, उसको अपन कैसे लिख देंगे, देखिए आपको पता है ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्टार्टिंग में होगी कुछ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी, तो इनिशियल -5, और इस प्रोसेस के लिए जो टाइम लगा उसको क्या बोल देता हूं मैं, यहां पर ΔT बोल देता हूं, ठीक है। अब इसी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को मैं लिख दूंगा यहां पर क्या, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा। अब आप कहोगे सर आपने तो यहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया, अभी बोल रहे थे रेट नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस नेगेटिव आया, ये देखिए कहां से है, आपको पता है जब भी डेल्टा लिखते हैं तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, बताइए डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर अगर मैंने क्या लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, और यहां पर इनिशियल माइनस फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है ना, ये मैं यहां पर इसके आगे लिख देता हूं, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितनी हो जाएगी, आपको पता है स्टार्टिंग में बी की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, टाइम के साथ बढ़ेगी, तो यहां पर क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल करें या फाइनल माइनस इनिशियल, ज्यादा मैटर कौन सा है, फाइनल वाला होगा ना, देखो स्टार्टिंग में कम है, फाइनल में ज्यादा होगी, तो इसको क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन टोटल चेंज, ए फाइनल माइनस सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी टाइम टी। अब यहां पर अगर बात करें तो आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल है, तो कोई लिखने में दिक्कत नहीं होगी, तो डेल्टा कंसिडर सी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत है, ये नेगेटिव का साइन एक तरीके से आप सोच सकते हो कि डिसअपियर होने की रेट है, लेकिन ये नहीं मानना है कि रेट नेगेटिव होती है, रेट तो ऑटोमेटिकली अगर यहां से इसको डील करेंगे तो रेट तो पॉजिटिव हो, डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, कम हो रही है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को इनके दोनों का अपन रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन में कैसे डील करेंगे। आपको ये जो रिएक्शन दे रखी है ए से 3B + 2C, अब देखिए आपको पता है जो ए के कंज्यूम होने की रेट है वो इसके 3B और इसके साथ 2C के साथ रिलेट करवा, मान लीजिए ए का कुछ मोल कंज्यूम हुआ, x मोल कंज्यूम हुआ, तो इसका इस ए के अकॉर्डिंग कितना मोल फॉर्म होगा, कितना मोल बनेगा, तो आपको पता है इसका x है तो इसका क्या होगा 3x, मतलब इसकी तुलना में 3 गुना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और यहां पर इसकी 2 गुना उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इन दोनों के अंदर अपन यहां से एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, किसका, ए का, बी का और सी का, ठीक है, सी में बात याद। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं ए की कंसंट्रेशन की, तो आपको पता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू, ये यहां पर नेगेटिव साइन था, आप लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो डिसअपियर होने के लिए। और यहां पर बी की बात करूं तो मैं
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए आपको पता है कि इसके जो कंज्यूम होता है उसका 3 गुना बनता है, मतलब ये 3 गुना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर अपन क्या लिख देंगे, 3 लिखते हैं। ये तो पता है ना, बैलेंसिंग जो ज्यादा होता है उसको कम कर देते हैं। ये ज्यादा हो रहा है, जितना 3 गुना ज्यादा होता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। या फिर बैलेंस करने के लिए एक 3 गुना हो रहा है तो उससे पहले वाले को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से मैं यहां पर डील करता हूं किसको, सी के साथ। तो आपको पता है ये कंसंट्रेशन ए के साथ डील कर रहा हूं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये 2 गुना बन रहा है तो इसको क्या कर देंगे, 2 टाइम। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ अगर मैं रिलेट करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं। देखिए कैसे, ये यहां पर 3 है, नेगेटिव साइन है, बिल्कुल कॉमन है, इसको डिवाइड कर दो 3 से, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2, अरे बी का ये तो सी आएगा, 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, तो मैंने इस फॉर्मूले से यहां पर तीनों को रिलेट करवा दिया। तो देखिए ये तो बिल्कुल समझने का बिल्कुल बेसिक आइडिया होगा। अब ये क्या होगा, आप इसको याद रखोगे, इसको ही अपन आगे क्या करने वाले हैं पूरे चैप्टर में यूज। जैसे मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम वही रेट होती है। क्या बोला है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम वही क्या होती है, उसकी रेट होती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ, केवल इतना डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये 1/3 को हटा दीजिए, ये इतना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, इस कोएफिशिएंट को हटाना है। और ये क्या है यहां पर, रेट ऑफ अपीयरेंस, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये ध्यान में रखना है, इन फैक्टर्स को हटाना है। लेकिन अगर तीनों के साथ रिलेट करवाना है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहां पे हेलो, अरे मेरे पापा फोन करा बोल गया। हाँ ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको, हाँ इन तीनों को एक साथ रिलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक बात बहुत आसान हो गई, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज जरा भी नहीं होना। क्यों नहीं होना है, क्योंकि आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने क्या किया, जस्ट ये लिखा है, ए की कंसंट्रेशन टाइम इनटू 1/1, इसका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उससे डिवाइड कर दो। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो इससे 3 से डिवाइड कर दो, इसका 2 है तो क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, तो अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लेता हूं इसके अकॉर्डिंग, जनरल इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू बी बी प्लस सी सी, ये आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, ये इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो स्टार्टिंग में 1 2 3 लगाते हैं। तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए है डिसअपीयर हो रहा है तो -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा सी इक्वल टू 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए, एक बार तो इतना ही करना आपने। तो ये एक इसका जनरल फॉर्मूला बन गया है जिससे अपन इन सभी की रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस सब कैलकुलेट करते हैं। और इन तीनों को डील करवाते हैं किससे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो क्या होती है, उनकी अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को लिखेंगे अपॉन क्या करेंगे, उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
क्या होती है कि बेटा किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो क्या करेगी, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, बस उनका फैक्टर अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इनका फैक्टर क्या है, सी, बी और ए, लेकिन डिपेंड तो सभी की चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम के साथ ही करेगी। तो ये क्या होती है, इन सभी की रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, आगे डील करेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन का मैटर है। अगर रियलिटी में बात करें तो ये बहुत सही टर्म नहीं है। सही टर्म तो क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि क्यों ये टर्म सही नहीं है। और रियलिटी में बात करें की जाए तो इस टर्म की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन की रेट अपन किससे डिफाइन करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की। ठीक है, मान लीजिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, इसमें क्या है, H2O2 है। ये H2O2 डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस। ध्यान रखना बेटा, एक बात मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, कोई भी रिएक्शन जो अपन डील कर रहे हैं यहाँ पर उसको हमेशा क्या मानना है, इस तरीके से मानना है कि वो एक ही साइड में मूव कर रही है, तभी तो उसकी रेट डिफाइन कर पाएंगे अपन। अगर वापस इक्विलिब्रियम है तो अगर वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है तो उस रिएक्शन की स्पीड डिफाइन नहीं की जाएगी, नहीं है इतनी आसान। इसलिए किसी भी रिएक्शन को अगर बात करें तो सिंगल साइड का कंसीडर करना है, इसलिए ऐसे नहीं कि इक्विलिब्रियम में उसको ले लिया गया। H2O प्लस O2। अब इस रिएक्शन के लिए अपने को रेट डिफाइन करनी है, क्या करनी है, रेट डिफाइन करनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए माइनस, अगर ये आपको दिया हुआ है DH2O2 अपॉन डेल्टा टी, ये टी नहीं है डेल्टा, इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा पंगे वाला मैटर है। अब पंगे वाला मैटर कैसे, देखिए मैं यहां पर बताता हूं। ये जो रिएक्शन है इसको आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, कितने तरीके से, दो तरीके से बैलेंस कर सकते हो, मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको। देखिए अगर मैं पहले पार्ट के अंदर बात करूं तो आपको पता है H2O2 इक्वल टू H2O प्लस हाफ O2। क्या हो जाएगा, H2O2 इक्वल टू H2O प्लस हाफ। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी देर की कंसंट्रेशन तो इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ए इसका कोफिशिएंट इनटू डेल्टा H2O2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम के अंदर चेंज हुई है। ठीक है ना, ये डेल्टा दिया हुआ है यहाँ पे, ये डेल्टा बाहर की साइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए कुछ नहीं है, तो ये कितना है 20। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 20 आ गई। चलिए ठीक। अब अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस कर दूं, कैसे, H2O2 से आपका क्या बन रहा है, H2O प्लस O2, यहां पर 2 और यहां पर 2। अब बेटा ये भी तो बैलेंस हुई है, गलत है क्या, ये भी सही। अगर ये सही है, इसके अकॉर्डिंग डील करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इनटू क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 10। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 10, यहां पर आ गई 20, और रिएक्शन तो बेटा दोनों ही बैलेंस्ड है। आई बात भेजे में क्या, रिएक्शन तो दोनों ही बैलेंस्ड है, तो कैसे डील करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर दोनों ही रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ये तो बात पंगा हो गया, रिएक्शन दोनों सही, रेट आ रही रिएक्शन की 2-2। तो इस तरीके से क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एक कंफ्यूजिंग मैटर है, इसको जितना दूर रहेंगे उतना सही है। ठीक है, ये अपन तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हुई है, उस केस में आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। अदरवाइज बेटा बैलेंस तो यहां पर 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दोनों आगे आंसर आपको एक चूज करना। जेईई में नीट एडवांस का कोई एग्जांपल तो आप क्या करोगे, उस केस को डील करोगे कि मिनिमम इंटीग्रल से क्या हो, मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लाई किया गया हो न्यूनतम इंटीजर को क्या बोलते हैं भाई साहब, न्यूनतम पूर्णांक से। मतलब एक पूर्ण अंक होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। यहां पर
1/2 है, ये नहीं लिखना। मिनिमम क्या है 1, इसको भी 2 नहीं कर सकते। तो मिनिमम इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिएक्शन बैलेंस होती है उसको आपको डील करना है। तो मेनली आपको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन को डील करना है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, वेरियस टाइप ऑफ रेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का एक रिलेशन बताया था रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ठीक है, अब एक रेट को एक और पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, वो देखिए कौन सा रेट जो है। एक तो होती है आपकी रेट क्या, एवरेज, और एक रेट होती है आपकी इंस्टेंटेनियस। ये क्या होती है आपकी औसत दर होती है, और ये होती है तात्क्षण। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन डील करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर अपन रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे ये यहां पर इसको मैंने कंसीडर कर दिया माइनस डेल ए अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है, एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड पर उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन उस टाइम पीरियड के। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो यहां पर ये क्या होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर एक मोमेंट पर, जैसे मैंने बोला कि 10 से 20 मिनट के अंदर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ये है, तो उसकी रेट क्या होगी, तो आपको ये यूज करना है। अब मैं कहता हूं कि आपको ठीक 10 सेकंड पर उसकी रेट क्या होगी, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक मोमेंट पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या दिया हुआ है। तो अभी अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट और क्लियर हो। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, फॉर द गिवन रिएक्शन A + 2B से क्या बना है 3C + T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A increases by, so number of moles of C increases by 6 mole in 10 minutes. ठीक है ना, 6 moles in 10 minutes in a 10 liter container. Then find rate of disappearance of A and 2B, rate of reaction and rate of appearance of C बोल दिया तो C को हटा दो D। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको ये बात आ गई समझ में कि रेट ऑफ, अभी कौन सी पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है यहाँ पे या फिर इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर बेटा एवरेज ही पूछ रहा है, एवरेज ही दी हुई है। क्यों, इसने बोला एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कितना है 10 मिनट्स के अंदर जो सी की कंसंट्रेशन है, नहीं सी के जो मोल्स है वो कितने चेंज हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा कैसे डील करना है और इजीएस्ट वे में कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंक्रीजेस बाय 6 मोल। तो ये तो क्या आ गए, मोल आ गए, कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। और कंटेनर क्या वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये टाइम है। कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, तो देखिए कंसंट्रेशन के लिए अपन क्या करेंगे, जितने मोल चेंज हुए हैं उससे डिवाइड करें, किससे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है 10। तो अब ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। और डेल्टा टी कितना है यहाँ पर 10 मिनट्स। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06। ये आ गया चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम। तो ये यहां पर अपने इतना डील कर लिया। ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन है, तो ये भी अपन साथ में कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आ गई कैसे बाकियों को डील करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू, बोलिए, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा क्या, सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप चाहो तो बेटा पूरा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लो हर एक का। इन दोनों को कंपेयर करो, इसको कैलकुलेट करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको कैलकुलेट करो। आप चाहो तो कर सकते हो। और मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने वीडियो को पॉज करके इस तरीके से स्टार्ट भी कर, लेकिन ये इजी वे नहीं है। इजी वे में आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले देखिए ये जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इससे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। पहले बी पार्ट कर लेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कैसे आएगा, ये आपको पता है
कैसे आएगा, C की दे रखी है कंसंट्रेशन, तो उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 1/3 इंटू डेल्टा C बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/3 इंटू 0.06, तो कितना आ गया 0.02 आ गया। बस अब अपना काम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कोफिशिएंट से। तो सबसे पहले जैसे ए है, ए में क्या है, ROD ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो इसका फैक्टर कितना है 1 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा क्योंकि फैक्टर 1 है। अब इसी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कितना आ जाएगा, फैक्टर कितना है 2 है, तो 2 इंटू ROR कितनी है, ये 0.02 इक्वल टू 0.02। इसी तरीके से सी में क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना है फैक्टर 0.02, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फैक्टर कितना है यहाँ पर 3, तो 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 0.06। इसी तरीके से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी कितना है 4 इंटू ROR इक्वल टू 4 टू 8.0। तो देखिए किस तरीके से यहां पर अपन ने डील किया है। सबसे पहले क्वेश्चन से अपन क्या कर लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब जो उनकी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस है वो क्या है, बिना मल्टीप्लाई का फैक्टर। बेटा यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस ये है ना कि ये, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, उन सभी का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के सारे पॉइंट्स आ जाए। अब एक क्वेश्चन और, तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर थोड़ी प्रैक्टिस तो करवाओ। बेटा देखो वीडियो लेक्चर है, प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे जो पहला एग्जांपल था उसी पर बेस्ड है। रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो उसके अकॉर्डिंग कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट कैलकुलेट करते रहो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें क्या है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 फ्रॉम 0 to 10 में 10 to 20 मिनट्स एंड एट 20 मिनट्स। अच्छा आपने 10 to 20 यहां पर 30 कर दीजिए बेटा, और यहां पर मैं 10 कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके पास, आपको पता है क्लियरली ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पूछ रहा है, तो ये तो एवरेज है, और ये एट ए टाइम पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, तात्क्षणिक। अब कैसे डील करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील करना है। ग्राफ पे बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बता रखा है टाइम और NH3 कंसंट्रेशन का ग्राफ है। यहां पर आप देखिए जब टाइम 10 सेकंड था और 0 था तो उस टाइम कंसंट्रेशन 0.6, जब 10 हुआ तो 0.4, और जब 30 सेकंड हुआ तो कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.2। आप चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो, ये आपके पास टाइम है और ये यहाँ पर कंसंट्रेशन है। टाइम कितना 0, 10 और 30। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी है 0.6, फिर 0.4 और 0.2। इससे एक बात तो क्लियर हो गई। वैसे जरूरी नहीं है क्लियर करना कि रिएक्टेंट की बात हो रही है जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है। अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो सबसे पहले अपन करेंगे फर्स्ट, आपको क्या बोला, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। डिसअपीयरेंस है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस का मतलब आपको पहले कहानी पूरी क्लियर की हुई। तो NH3 की कंसंट्रेशन 0 से 10 मिनट्स के अंदर 0.6 से 0.4, मैं पूरा लिख देता हूं बेटा आपके लिए, 0.6 माइनस 0.4 अपॉन डेल्टा T 0 से 10 सेकंड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 0, पूरा लिखते हैं। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.2 अपॉन 10 इक्वल टू 0.02। यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम कितना है सेकंड में, तो यहां पर सेकंड में लिख, आसान है। सेकंड बोला बेटा आपको क्या, NH3 की कंसंट्रेशन, तो फिर से डेल्टा NH3, ये बड़े ब्रैकेट में कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट होती है, आपको पता है, पता रहना चाहिए। डेल्टा T मतलब टाइम का एक गैप है। इस बार देखें तो कितना 0.4 से 0.2, तो 0.4 माइनस 0.2 अपॉन डेल्टा T 30 माइनस 20, सॉरी 30 माइनस 10 20 रहेगा, 0.2 अपॉन
20 इक्वल टू 0.01। तो ये क्या आ गया इसका मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट है। अब थर्ड बोला है क्या, DNS3/dt, टी कितना है 30 मिनट्स। अब इसको पहला क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर क्या। अब आप कहोगे सर अरे बड़ा आसान काम है, ये कितना है 30 ये रहा, ये इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 और ये 30, तो कर दो 0.2/30, यही करोगे। कंसंट्रेशन 30 है, 0.2 से डिवाइड करके कितना कर दिया, अच्छा खासा आंसर निकाल दिया। एकदम गलत है ये, ऐसे नहीं करते बेटा। जब भी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे ये टाइम है, तो यहां पर अगर आपको इसके बारे में बताना है तो इसके लिए जो टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ है, तो उसकी जो स्लोप होती है, आपने किस पर पूछा, मैंने 10 पर पूछा, सॉरी 10 वाला। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होती है वो क्या होती है उसका, जैसे स्लोप, तो वही क्या होगी उसकी, यहां उस टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम, ठीक है। तो ये यहां पर जो स्लोप है ये आपको पता होना चाहिए, जिसको आप एम भी बोलते हैं, जिसको आप टेन थीटा भी बोलते हैं। तो स्लोप के अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेट कर पाओगे, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट, किसको, NH3 की कंसंट्रेशन की किसी टाइम पर जो इक्वेशन दी हुई है उसको डिफरेंशिएट करके ही आप कैलकुलेट कर सकते हो टी के सापेक्ष। इक्वेशन यहां पर दी हुई है तो अपन नहीं कर सकते, डेटा नॉट सफिशिएंट। अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई होती तब कहीं जाके आप इस इक्वेशन को सोल्व कर पाते। अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं इसी पर, बहुत अच्छा सा है, उसको डील करना है। आपको ये समझ में आ गया ना, इनको कैसे चेंज डील करना है। सिंपल एक फॉर्मूला था, कोफिशिएंट डिवाइड करना है कंसंट्रेशन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और ये क्या था, एवरेज वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है क्या, N2O5 डिकम्पोजेज इनटू NO2 एंड O2, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर इस इक्वेशन से दी जाती है, तो एक इक्वेशन है ये पर्टिकुलर टाइम पर, और जब टाइम 0 हो, और 0 के लिए भी आपको कंसंट्रेशन दी हुई है और K की वैल्यू भी दी हुई है। सबसे पहला क्या है, N2O5 की कंसंट्रेशन निकालनी है पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। टाइम क्या है 0, 4 और ये, तो टाइम पर निकालना है तो बहुत आसान है बेटा। पर्टिकुलर टाइम के लिए ये है, तो ये सारी वैल्यू यहां पर रख दो, टाइम की बारी बारी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या पूछा है, गैप है फर्स्ट 10 टू द पावर 4, इस गैप के अंदर तो एवरेज हो जाएगा, ये मैंने अलग से आपके लिए लिख दिया है। अगर इस गैप के अंदर हुआ तो ये भी गैप है, तो एवरेज। अब ये पर्टिकुलर टाइम पर पूछा है, तो ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। उस केस में थोड़ा लफड़ा होगा, वो अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए के लिए मैं इक्वेशन को लिख देता हूं। इक्वेशन है अपने क्या है बेटा, N2O5T इक्वल टू, जब 0 कंसंट्रेशन, सॉरी 0 टाइम था, T इक्वल टू 0, तो उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं। और e की पावर माइनस K की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है, 10 टू द पावर -4 इंटू टी। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे अपन। सबसे पहले क्या है, T इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब N2O5 0। जैसे यहां पर 0 रखेंगे तो 2 इंटू, वैसे रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको दे भी रखा है ना, लेकिन फिर भी देख लो, 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0, e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2। सेकंड क्या है, N2O5 एट 10 टू द पावर 4। देखिए बेटा ये, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये 2 इंटू e टू द पावर माइनस 10 टू द पावर -4 था, और 10 टू द पावर 4 रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर 4 डील करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, और फोन आ गया। हेलो, फोन घर बोल गया, पापा आओगा थोड़ी देर में। हाँ ठीक है।
ठीक है। 10 टू द पावर -4 ये 4 -4 से पावर क्या आ जाएगी 10 टू द पावर 0 आ जाएगी। 0 का मतलब 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 होगा। इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/e, क्योंकि e की पावर -4। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं N2O5 की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 2 इंटू ए की पावर कितनी आ जाएगी -10 टू द पावर -4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ये दोनों 4 4 0 0 10 टू द पावर 0 हुआ, ये e की पावर -2, तो यहां पर आ गया 2e²। ठीक है, तो आई थिंक आप आसानी से डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं इसका। बी पार्ट में क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N25 फर्स्ट 10 टू द पावर 4 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर इसकी एवरेज बतानी है आपको, कितना 0 से 10 टू 4। तो आपको पता है 0 पर कंसंट्रेशन ये थी और 10 टू द पावर 4 था तो कंसंट्रेशन ये थी। तो आप क्या बता सकते हो, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, यहां पर कौन सा है नेगेटिव साइन, तो डेल्टा N2O5 कहां से कहां तक 0 से 10 टू द पावर 4, यही तो बोला बेटा 0 से 10 टू द पावर 4। तो 0 10 टू द पावर 4 में क्या है, यहां पर है 2/e माइनस स्टार्टिंग में था 2 और स्टार्टिंग की कितनी टाइम है 10 टू द पावर 4। आया कि नहीं आया, देखो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो आपको दी हुई नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेट कर ली, ये 0 वाले और ये 4 वाले, तो इसमें से फाइनल माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0 से 10 टू द पावर 4, तो 0 से 10 टू द पावर 4 लिख दिए। इसी तरीके से सी में क्या बोला आपको, सी में बोला है इसी की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 4 से 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 इंटू 10 टू द पावर 4 पर कंसंट्रेशन कितनी है, ये 2/e², तो 2/e² और 10 टू द पावर 4 पर कितनी है 2/e अपॉन गैप कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 10 टू द पावर 4, तो ये 10 टू द पावर 4 ही बचेगा बेटा, दो में से एक घटाएंगे तो यहां पर 2/e² माइनस 2/e अपॉन 10 टू द पावर, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको डील करना है। सो ध्यान रखिएगा 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक सिंपल कंसंट्रेशन जनरली वही आता है, सेकंड ग्राफ से रिलेटेड और थर्ड एक पर्टिकुलर टाइम पर। अभी फिनिश नहीं हुआ, मैं भूल गया हूं, एक और सबसे खतरनाक, रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अब देखो इसको, ये है सबसे इंटरेस्टिंग, नीट में तो बेटा ये पूछा नहीं जाता और जेई में बेटा पूछा जाता, जेई एडवांस का क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, तो देखिए मैं बात कर रहा हूं डी में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 टू द पावर 4 सेकेंड, इसको डील करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, बोलिए 10 टू द पावर 4 है, आपके पास इक्वेशन क्या है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इक्वेशन है N2O5T इक्वल टू, ये यहां पर इसकी वैल्यू 2 इंटू ई की पावर माइनस KT। अब आपको पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, d N2O5 अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो t के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वैसे माइनस साइन क्यों आपको पता है डिसअपीयरेंस वाला, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है यहां पर e की पावर माइनस KT होता है, तो ये तो सिंपल यही रहेगा, लेकिन माइनस KT को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, तो माइनस k इंटू 2e की पावर माइनस KT। ठीक है, सो माइनस k इंटू 2e टू द पावर माइनस KT आ गया। अब ये आपके पास आ चुका है, अब क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर माइनस k की वैल्यू आपको पता है माइनस 10 टू द पावर 4 इंटू 2e टू द पावर, बोलिए e टू द पावर माइनस, एक मिनट, यहां पे तो आपके पास क्या आया है, केवल इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज आई है उस पर्टिकुलर टाइम पर, आपको तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है और रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी।
है ना। तो इक्वेशन क्या है बेटा, पूरी लिखना पड़ेगी कहानी। N2O5 बोला है NO2 प्लस O2, बैलेंस करना है, ये 2 कर दो, ये 4 कर दो, 4 2 8 और ये 10, ये आ गया। N2O5 के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको पता है माइनस डी N2O5 अपॉन dt -1/2 इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये आएगा ना। हाँ देखो ये आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के साइन की कोई मतलब ही नहीं है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 इंटू, यहां पर क्या था, k इंटू 2 e की पावर माइनस के टी इक्वल टू 2 से 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k e टू द पावर माइनस के टी, ये आ गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। इसमें k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देख लेते हैं आगे, लिख भी देते हैं, k की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -4 इंटू e टू द पावर माइनस के, 10 टू द पावर 4 है इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो ये 0 मतलब 10 टू द पावर 0 1, तो ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 इंटू e, और यहां पर क्या था, माइनस का साइन है, अपॉन e आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बात आई बेजे में, इस तरीके से डील करना है। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो इस लेक्चर में इतना ही, रेगुलर पढ़ते रहे, डाउट आए तो पूछते रहे। थैंक यू।